वेलकम टू एईसी प्लस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह और आज से हम लेकर आए हैं आपके लिए शंखनाद सीरीज। जी हां, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है। आप सभी जिनका एसएससी जेईई का एग्जाम है उन्हें अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, बट अब समय आ गया है प्रिपरेशन को बूस्ट करने का। सो इसलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम आपको टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों ही सेक्शन में कई सारे क्वेश्चंस जो है उनकी प्रैक्टिस कराने वाले हैं। सो क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होंगी क्योंकि हर एक क्वेश्चन हम डिटेल्ड लेवल पे जाकर देखेंगे, बिल्कुल डिटेलिंग में जाकर देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का कोई आंसर क्यों है, रीजन क्या है, दूसरे आंसर क्यों नहीं होंगे, हम हर एक चीज पर डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेशन। आज साइंस की पहली क्लास है, ये पहला सेशन है जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और वो ये है, वेयर डज सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस। हमें बेसिकली यहाँ पर बताना है कि जो कोशिकीय श्वसन होता है वो कहाँ पर होता है। कुछ चीजों के बारे में मैं बात करती हूँ। जैसे रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूँ तो रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। ये क्या होती है? ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, यानी कि जो श्वसन है ये एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। अब हम जितनी बार सांस लेते हैं ना उतनी बार हमारे बॉडी में क्या बनती है? एनर्जी बनती है। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि कहां पर ये होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी जो है पूरी वो किससे मिलकर बनी है? कोशिका से। ये किससे मिलकर बनी है? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है ना। अब अगर कोशिका की हम बात करें सो दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं। अब ये कौन कौन सी होती हैं तो ध्यान से देखना। एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक हम किस में आते हैं? तो हम आते हैं यूकैरियोटिक में। हम किस में आते हैं? तो हम आते हैं यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में जैसे एनिमल्स हो गए, जैसे प्लांट्स हो गए, फंगी हो गई, ये सब आते हैं। प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आते हैं? तो बैक्टीरिया प्लस ब्लू ग्रीन एल्गी, ये किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एक ऐसी सेल होती है जहां पर ज्यादातर चीजें कैसी होती हैं? एब्सेंट। यूकैरियोटिक एक ऐसी सेल होती है जहां पर ज्यादातर चीजें कैसी होती हैं? प्रेजेंट। हमसे पूछा है कि कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? हमारे में होता है, लेकिन सेल के किस पार्ट में होता है? सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। ये होता किस में है? यूकैरियोटिक में, लेकिन कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक चीज और, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। हिंदी वाले इसे हम कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेरी पढ़ाने की मेथड है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हमारी क्लास में साइंस में या नॉन टेक्निकल में दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स बैठते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो। ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि साइंस हमें इंग्लिश में ही पढ़ाई जाती है। बट मैं आपको बताऊं, आपने अगर मेरी प्रीवियस कई सारे लेक्चर्स देखे होंगे, जो कि देखना भी ताकि आपके लिए ये क्लास और भी ज़्यादा ईजी हो जाए। आपको पता चलेगा कि हमने दोनों ही लैंग्वेज में साइंस को पढ़ा है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी वालों को हिंदी में भी पढ़ाया है और इंग्लिश वालों को इंग्लिश में पढ़ाया है। हिंदी वालों से बोला है कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ो, क्योंकि आपके पेपर में दोनों ही लैंग्वेज आ जाती है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। पावर हाउस ऑफ द सेल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। मेरी बात ध्यान से सुनना। माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें इसमें दो तरीके की मेम्ब्रेन होती है ना। हमसे पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी मेम्ब्रेन होती है। इसमें ना डबल मेम्ब्रेन होती है। ये दोहरे झिल्लियां वाला होता है, एक इनर होती है और एक आउटर होती है। इनके बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इसी में मैट्रिक्स भी पाए जाते हैं, एटीपी पाया जाता है जिसे हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ये मैम एटीपी क्या होता है? ये हमारी एनर्जी करेंसी होती है ना। दूसरी चीज ये कि राइबोसोम्स भी होते हैं, क्रिस्टी भी होती है, ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, इतनी सारी चीजें। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब हर एक क्वेश्चन को हम ऐसे पढ़ेंगे ना
तो डेफिनेटली हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और हमारा क्वेश्चन अगर इससे मिलता जुलता आएगा तो हम उसे कभी गलत नहीं करने वाले। इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लाइसोसोम। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सुसाइडल बैग हम किसे कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ रहा होगा कि मैम ये जो लाइसोसोम है, ये जो लाइसोसोम है एक्चुअली में ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्लांट में प्रेजेंट है, ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, किन में प्रेजेंट होता है ये? सो मैं आपसे क्या कहूंगी कि ये प्रेजेंट होता है दोनों में ही, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है ना? प्लांट की सेल में भी होगा और हमारे बॉडी की सेल में भी होगा। अब मैं आपको बताऊं ये जो लाइसोसोम है ना, इसे और किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है सबसे पहले तो सुसाइडल बैग तो हम कहते ही हैं, पहला पॉइंट, हाँ बिल्कुल इसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं। सेकंड पॉइंट, इसे हम डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट, इसे हम एटम बॉम्ब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बॉम्ब भी कहते हैं। तो ये इतने सारे नामों से जाना जाता है क्योंकि ये अपनी ही कोशिका का क्या कर लेता है? पाचन। हिंदी वालों इसे हम आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे हम? इसके अलावा हम इसे पाचन थैली भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसे एटम बॉम्ब, तो ये तो हम डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। लाइसोसोम कैसा दिखाई देता है? तो ये हमारे सेल का स्ट्रक्चर है ना, जो इसमें सबसे बड़ा आपको ये न्यूक्लियस भी दिख रहा होगा सबसे सेंटर में। लाइसोसोम यहाँ पर है, पूरी सेल में बिखरा हुआ सा ये रहता है, फैला हुआ सा रहता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, जो कि हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, यानी कि प्रत्येक सजीव की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? कोशिका। बिना सेल के हमारी बॉडी बन ही नहीं सकती है। सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में, क्योंकि सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो अलग अलग वर्क करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर डी होगा। एक चीज और, बहुत सारे सेल से मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं। यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारी बॉडी होती है बिल्कुल सही, वो कोशिकाओं से मिलकर बनती है। पर मैम कितनी कोशिकाओं से मिलकर बनती है? तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनती है। अब एक्चुअली में क्या होता है ना कि जो बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं तो इनके में से क्या बनते हैं? टिश्यूज। एक टिश्यूज नहीं बनते हैं तो बनते हैं बहुत सारे टिश्यूज। जब टिश्यूज बनेंगे तो हमारे बॉडी का एक एक ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो किडनी हो या कुछ भी हो, बॉडी का कोई भी ऑर्गन। जब एक ऑर्गन बनेगा तो क्या रेडी होगा? हमारा ऑर्गन सिस्टम। क्या रेडी होगा? ऑर्गन सिस्टम, हिंदी में जिसे हम कहते हैं अंग तंत्र। एंड लास्ट में क्या है? जब अंग तंत्र ही बन जाएगा तो क्या रेडी हो जाएगी? हमारी पूरी बॉडी, यानी कि शरीर। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर चलता है। सबसे छोटा सेकंड, ये सबसे छोटा होगा, इसके बाद ये होगा, फिर ये ऐसी चीजें आती हैं वन बाय वन। अब पेपर में कई बार ना हमें ये अरेंज करने के लिए भी आ जाता है, तो ये ध्यान रखना कि ये इसका सीक्वेंस होगा। ऑर्गन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो ये अंग कहलाता है। ऑर्गन सिस्टम क्या कहलाता है? तो ये अंग तंत्र कहलाता है। दैट्स इट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये थी इसकी पूरी कहानी। सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। क्लास में जाना, सबसे पहली क्लास देखना जहां इंट्रोडक्शन बताया है। सेकंड लेक्चर में सेल का जो पहला टॉपिक है वहां मैंने बताया कि हमारे बॉडी के सेल और प्लांट के सेल में क्या डिफरेंस होता है और ये एक्चुअली में कैसे दिखाई देती है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। द सेल ऑर्गेनल इन विच डीएनए फाउंड इज, वह कोशिकांग जिसमें डीएनए पाया जाता है, वह कोशिका अंग जिसमें क्या पाया जाता है? डीएनए, यानी कि डीऑक्सी। डीएनए का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, एक होता है आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड और एक होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड,
है ना। अब ये किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा, सभी, चाहे केंद्रक हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे साइट क्लोरोप्लास्ट हो, सभी में ये पाया जाता है। बट यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ। ये जो केंद्रक होता है ये किन में होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये होता है दोनों में, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, ये दोनों में ही पाया जाता है। अब हिंदी में तो समझ ही जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया भी किस में होता है, प्लांट एनिमल दोनों में होता है। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, ये केवल और केवल प्लांट में होते हैं, हमारे बॉडी में नहीं होते हैं। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ना, वो अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। किस हिस्से में बनाते हैं, लीफ में बनाते हैं। किसकी हेल्प से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ये अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि द सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये हमें बताना है। सो अगेन अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े होते तो आपको एक बार में ये आंसर आ जाता। मैंने क्लास में पढ़ाया है, ऑफलाइन में भी हमने पढ़ा है, ऑनलाइन में भी मैंने पढ़ाया है कि जो सेल वॉल होती है ना, ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। सेलुलोज क्या होता है, ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, या मैं कहूँ ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। सेल वॉल की बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं हम सेल वॉल के बारे में। हम इस पर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन कि ये किसमें प्रेजेंट होती है, सबसे पहला क्वेश्चन कि ये किसमें प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, हमारे बॉडी में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये किसमें और किसमें पाई जाती है, केवल और केवल प्लांट्स में। ये हमारे बॉडी में नहीं पाई जाती है, केवल और केवल किसमें पाई जाती है, प्लांट्स में ये होती है। हमारी सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो प्लांट्स होते हैं ना उनमें ये पाई जाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना, वैसे तो ध्यान से सुन ही रहे होंगे पर और ध्यान से सुनना। कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, परफेक्ट, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि ये ऐसा गया है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे हैं, ओके। अब क्या होता है कि जो अंदर वाला ये सेक्शन है, पहले तो बाहर आओ, इसे हम क्या बोलते हैं प्लांट्स में, ये आपका सेल वॉल होता है ना। हिंदी वालों कोशिका भित्ति हो गई ये क्या हो जाएगी आपकी कोशिका भित्ति। अंदर वाले सेक्शन की तरफ आओ, ये आपकी क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में जिसे हम क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। क्या होगी, कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो ये प्लांट्स में होती है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। क्लास में भी मैंने आपको बताया था, अभी फिर से बता रही हूँ। और ये कुछ सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज मतलब सेल वॉल में ये होती है। कहाँ दिखाई देती है, तो पहली बात तो सेल वॉल, ये रही सेल वॉल, प्लांट में कुछ इस तरीके की बाहर के हिस्से में होती है ना, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बना के बताई। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, नाभिक का क्या कार्य होता है। अब जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे सेंटर का पार्ट होता है, चाहे हमारे बॉडी की सेल हो चाहे प्लांट की सेल हो, दोनों में ही कहाँ होता है, सेंटर में होता है। सो जैसे हमारी पूरी बॉडी को किसने कंट्रोल करके रखा है, ब्रेन ने, वैसे ही हमारी सेल्स को भी कंट्रोल करके कौन रखता है, न्यूक्लियस रखता है। सो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि केवल कोशिकाओं के विभाजन को नियंत्रित करता है, बिल्कुल नहीं। यह केवल कुछ विशिष्ट कार्यों को नियंत्रित करता है, नहीं। किसी स्पेसिफिक फंक्शन को कंट्रोल करने का काम नहीं कर रहा है। ये कोशिकाओं की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, ये आंसर हो सकता है। और इसका कोई नियत कार्य नहीं होता, ऐसे कैसे नहीं होता, इसका तो यही कार्य होता है कि जितनी भी बॉडी में सेल में एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी काम होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। किसमें प्रेजेंट होता है,
है ना, किस में प्रेजेंट होता है, तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, दोनों में ही प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस को हम कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, इसे हम कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, पूरे सेल ऑर्गेनेल को कंट्रोल करके रखता है, इसलिए हमने इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा है। चलिए, अब ये है इसका कुछ स्ट्रक्चर, ये है डायग्राम। ऑप्शन नंबर 3 तो आपने देख ही लिया होगा, आंसर है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो सेल होते हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल इसे लेके देखती हूँ मैं। हाँ, कुछ ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया ना आपको, ये हमारी बॉडी के सेल का होता है। कोई बहुत सारी लेयर्स नहीं होती हैं इसमें। अंदर वाले हिस्से की अगर मैं बात करूं तो सबसे अंदर होता है केंद्रिका, और केंद्रिका किस में पाई जाती है, तो ये केंद्रक में पाई जाती है। और एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट, इसके चारों तरफ जो ईआर होता है ना, वो बिखरा हुआ सा रहता है। ये डायग्राम में आप देख रहे होंगे, बना के भी समझा दे रही हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे अंदर क्या है, तो ये है न्यूक्लियोलस, हिंदी में जिसे हम क्या कहेंगे, केंद्रिका। और ये केंद्रिका किस में पाई जाती है, तो ये केंद्रिका न्यूक्लियस में पाई जाती है, केंद्रक में पाई जाती है। और ये क्या है, आपके ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ गया, ये रहा। ईआर एक्चुअली कितने होते हैं, तो ये 2 होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। जिस एक हिस्से में राइबोसोम नहीं होगा, अब आप कहेंगे कि मैम ये राइबोसोम क्या होगा, तो पेन चेंज करके बताती हूँ कि राइबोसोम क्या है। कुछ डिफरेंट पेन कहाँ है भाई, हाँ, जिस आधे हिस्से में आपको ये छोटे छोटे डॉट्स मिल जाएं, समझ जाना कि वो सेक्शन कैसा है, रफ। और जहां ना मिले मतलब वो कैसा होगा, स्मूथ। ये भी हमने क्लास में पढ़ा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा तेजी से बढ़ते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, रक्त का कौन सा अवयव ऑक्सीजन का परिवहन करता है। सो आंसर क्या होगा, आरबीसी। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है, इसका आंसर आरबीसी है। क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में O2 को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, आरबीसी ही करता है। मैंने क्या बोला है, O2 को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, आरबीसी। इसके बारे में कुछ फैक्ट जानिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो यही कि आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है, तो रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स तो हम इसे कहते ही हैं, लेकिन हम इसे इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पर होता है, क्या बोला है कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो हमसे किसी ने पूछा कि इसका निर्माण कहाँ होता है, तो हम क्या बोलेंगे, बोन मेरो में होता है ना। कहाँ होता है इसका निर्माण, तो अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में होता है। मैम ये कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारी बोन्स में पाई जाती हैं। एंड लास्ट, वैसे बताने जाऊंगी तो मैं तो बहुत कुछ बता दूंगी, बट लास्ट देखो कि अगर हम बात करें आरबीसी की, तो नंबर्स में ये कितने होते हैं, या मैं कहूँ संख्या इतनी इनकी कितनी होती है, तो ये होते हैं 5 to 6 मिलियन। कितनी होती है इनकी संख्या, 50 से 60 लाख। एक लास्ट चीज और इसके बारे में याद रखना है, और वो क्या याद रखना है कि इनकी जो डेथ है ना, वो कहां पर जाकर हो जाती है, स्प्लीन में। और ये स्प्लीन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, पलीहा। सो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको आरबीसी के बारे में बताए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आरबीसी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग फॉर बिटरनेस, बिटरनेस इज यानी कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, और वो कौन सा है, हमारी टिप यानी नोक है, या फिर हमारा मध्य भाग है, सेंट्रल पार्ट, पीछे का भाग, या फिर लेटरल पार्ट। ध्यान से सुनिएगा, जीभ की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरीके की होती है। फीमेल की मेल के कंपैरिजन में थोड़ी सी लंबी होती है। आपने देखा होगा कि हमारी जीभ, पूरी जीभ पर क्या बने होते हैं, ये छोटे छोटे से डॉट्स। इतने छोटे तो नहीं बने होते जितने इसमें दिख रहे हैं। हमारी पूरी जीभ पर क्या बने होते हैं, ये छोटे छोटे से डॉट्स बने होते हैं, है ना। कुछ इस तरह से ये होते हैं। देखो इस हिस्से में अलग होते हैं। मैं आपको टेस्ट के बारे में बता रही हूँ, सुनते चलना। मैं आपको टेस्ट के बारे में बता रही हूँ। यहाँ पर अलग है, पूरी जीभ में होंगे, है ना। थोड़ा सा पीछे जाओ, इधर पे और अलग होंगे। थोड़ा सा बिल्कुल पीछे चले जाओ, आप कहाँ चले जाओ, बिल्कुल ही पीछे चले जाओ। हाँ, ज्यादा ही बड़ा हो गया ये।
इतनी बड़ी टेस्ट बर्ड्स नहीं होती हैं। कोविड के टाइम पर इन्होंने ही काम करना बंद किया था, तभी हमको टेस्ट ही नहीं आ रहे थे। इन सब ने काम करना बंद कर दिया था, टेस्ट चले गए थे। तो सबसे पहले तो ध्यान से सुनो, जीभ के आगे के हिस्से की अगर मैं बात करूं तो इन आगे के हिस्से से कौन सा टेस्ट आता है, तो स्वीट का टेस्ट आता है, यानी मीठे का टेस्ट आता है। साइड की बात करूं तो ये सॉल्ट यानी कि नमकीन का टेस्ट देगा आपको। थोड़ा सा ऊपर चले जाओ तो ये आपको सौर का टेस्ट देगा, और सबसे पीछे चले जाओ तो ये आपको बिटर यानी कि कड़वे का टेस्ट देगा, है ना। सो कड़वाहट के ही तो बारे में बात चल रही है। अगर आपको जीभ के टेस्ट के बारे में पता होता तो आप बता देते कि ये क्या होगा, एंड पार्ट, हमारे टंग का सबसे लास्ट वाला पार्ट ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके पहले आंसर तो मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड पार्ट होगा। जीभ कुछ इस तरीके की दिखती है, और ओपन करके देखें वैसे तो ये ऐसा है स्ट्रक्चर, और ओपन करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके की दिखती है, जिनमें इतनी सारी चीजें होती हैं और इतने तरीके के टेस्ट होते हैं, सब पढ़ चुके हैं हम। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, इन विच ऑर्गन मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर पढ़ने के पहले ऑप्शन देखते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग के संग में संपन्न होता है, पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर स्टमक। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। थर्ड वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो डाइजेशन होता है वो कई सारे पार्ट्स में होता है। हमारा फूड पहले कहाँ पर जाता है, सो हमारा फूड पहले जाता है माउथ में, फिर हमारा फूड कहाँ जाता है, तो हमारा फूड जाता है डाइजेशन के लिए स्टमक में, फिर हमारा फूड जाता है कहाँ पर, तो ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर सबसे लास्ट में अगर हम देखें तो हमारा फूड कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। तो हमारा जो फूड है वो सबसे पहले जा रहा है मुख में, फिर जा रहा है अमाशय में, और अमाशय के बाद जा रहा है छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद जाएगा बड़ी आंत में, और फाइनल डाइजेशन में आपको बता दूं कहां पर हो जाता है, तो ये छोटी आंत में ही जाकर हो जाता है। फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाकर हो जाता है। ये हमारा स्टमक है ना, ये हमारा क्या है, तो ये है स्टमक, है ना, ये स्टमक है हमारा, कहाँ गया, ये है स्टमक, और ये है आपकी इंटेस्टाइन, ये है आपकी इंटेस्टाइन, और मैं आपको बता दूं ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन इसके चारों तरफ से रहती है, इसमें केवल ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम है, जो कि यहीं से स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। लार इनमें से किसके पाचन में सहयोग करती है, स्टार्च के, प्रोटीन के, रेशे के, या वसा के। तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। स्टार्च के डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, सलाइवा हेल्प करती है। एक्चुअली क्या होता है ना, स्टार्च का डाइजेशन मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन। किसका डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन, जो कि सबसे पहले कहाँ ही स्टार्ट हो गया है, या कहाँ पर हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये माउथ में हुआ है। अगर हमसे पूछा कितना परसेंट हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, 30% हुआ है। कितना परसेंट हुआ है, 30%। जहां तक मुझे आशा है कि सबको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। पहले ही कहा था कि हम 20 क्वेश्चंस, कम क्वेश्चंस लिए हैं हमने, ताकि हम बहुत डिटेल में जाकर आपको सारी चीजें अच्छे से बता सके। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज, नाउ इंग्लिश कह रहे हैं, बायो का सेक्शन होता है यहाँ पर ओवर। अब जो स्टार्ट हुआ है वो आपका सेक्शन स्टार्ट हुआ है फिजिक्स का। कुछ फिजिक्स के भी क्वेश्चन है, कुछ केमिस्ट्री के भी हैं। सो प्रकाश की गति कितनी होती है, तो ये निर्वात में होती है, वैक्यूम में होती है। आपको पता है ये जो स्पीड है वो किसकी बताई जा रही है, निर्वात की, यानी कि वैक्यूम की बताई जा रही है। फिर हमारी नॉर्मल स्पीड की बात करेंगे ना, तो वो अलग अलग होती है, अलग अलग मीडियम में। सो वो निश्चित नहीं होती है, वो कंफर्म नहीं होती है, बस हाँ ये कंफर्म होती है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, दोनों के समान, या फिर किसी के भी नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, when total internal reflection occurs light goes out। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कहां पर, हीरे से कांच में, तब वहां पर क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन,
एक आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और एक आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, है ना। एक आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। हिंदी वालों, एक को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं। ये क्या होगा हमारा परावर्तन, और एक क्या होगा, अपवर्तन। एक क्या होगा, अपवर्तन। तो परावर्तन में क्या होता है, थोड़ा सा समझना। वैसे तो आपको पता होगा कि जब भी कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से टकराए और उसमें उसी वो मीडियम से टकराकर दूसरी दिशा में चला जाए, वो कहलाता है रिफ्लेक्शन। और जो अगर अपवर्तन की बात करूं मैं, है ना, तो इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है, जानी ऐसी चाहिए थी, लेकिन वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन कहते हैं, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। नेक्स्ट आते हैं, हाँ इसका आंसर दिया है, वही मैं कहूँ क्या था। क्वेश्चन नंबर 14, दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है, पहली चीज की जो बाहर की चीजें हमें इतनी क्लियर दिखाई देती हैं वो रेटिना के कारण दिखाई देती हैं, क्योंकि जब लाइट रे प्रकाश की किरण हमारे आंखों से अंदर जाती हैं, वो रेटिना को टच करेंगी, तभी हमें बाहर की इमेज जो है वो क्लियर दिखाई देगी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला, वह वस्तु से छोटा होता है और कैसा होता है, उल्टा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द कलर ऑफ द लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है आयाम से, वेवलेंथ से, इंटेंसिटी से या फिर वेलोसिटी से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हम उसकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य से ही उसको निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है, सोडियम क्लोराइड है, जिंक ऑक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है या मैग्नीशियम क्लोराइड है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है, तो ये आपके मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चन है। ये आपके केमिस्ट्री में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्वेश्चन है, नॉन मेटल्स का क्वेश्चन है ना, जिसमें हमें तरह तरह के मेटल्स और नॉन मेटल्स को पढ़ना होता है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो ये कई सारी चीजों का मिक्सअप है, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, है ना। मतलब जो समुद्री जल में क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl जिसे हम कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का, मतलब जो एंटा एसिड होता है एसिडिटी दूर करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, जिसका फॉर्मूला ये होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। देखो जहां पे वो डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट था, मतलब चीजें और हम एक्स्ट्रा बता सकते थे, वहां बताया। अब इसमें तो ये ऐसा है कि फैक्चुअल है, तो इसे हमें याद करना होगा। इसमें भी कुछ पॉइंट्स है तो वो मैं बता रही हूँ बीच में। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का नाम क्या होगा। सो NaOH को हम कहते हैं कास्टिक सोडा। ये क्या कहलाता है, तो इसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा खाने का सोडा होता है, और कास्टिक सोडा हम इसे लॉन्ड्री में यूज करते हैं। तो सब अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होते हैं और अलग अलग वर्क होते हैं। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एसिटेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम ब्लैंक के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक समस्थानिक होते हैं। सो किसके होते हैं ये समस्थानिक, तो ये समस्थानिक होते हैं किसके, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन या स्वर्ण। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन। किसके समस्थानिक है, यानी किसके आइसोटॉप्स होते हैं, तो ये हाइड्रोजन के तीनों ही होते हैं। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इतना ही, जिसमें मैंने आपको बताया है 20 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, और जहां तक मुझे आइडिया है मैंने लगभग 20 में से आपको 40 क्वेश्चंस या फिर इससे ज्यादा क्वेश्चंस निकाल के बताए होंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जिनका पेपर SSC JEE का है, और जिन्हें अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से और भी ज्यादा एक फिनिशिंग जैसा कुछ देना है, कि वो चाहते हैं कि मुझे कुछ नए क्वेश्चंस भी चाहिए और कोई इस तरीके से आपको एक्सप्लेन भी कर दे। सो आप उन तक भी ये लिंक को शेयर जरूर करिएगा, है ना। सो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे आपको बैच के रिगार्डिंग भी देनी थी।
और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका एसएससी जेई का एक हमने बैच जो है वो स्टार्ट किया है और ये स्टार्ट हो चुका है। सो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए ही ये बैच स्टार्ट हुआ है। मैं आपको बता रही हूँ पूरी, ये बैच सिविल के लिए भी स्टार्ट हुआ है। इसमें ना एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि इसमें 300 टेस्ट भी आपको फ्री मिलेंगे। ये तो कितनी अच्छी बात हो गई कि हमें क्लासेस भी मिलेंगे, साथ ही साथ टेस्ट भी मिलेंगे। अच्छा, सेम अगर मैं यही बात करूँ तो मैकेनिकल के लिए भी ये बैच जो है स्टार्ट किया गया है, जिसमें 250 प्लस टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और जो आज की क्लास में हमने क्वेश्चंस देखे हैं, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, उसके पीडीएफ हमें कहाँ मिलेंगी, तो हमने जितनी पहले भी क्लासेस ली हैं, जितनी आज भी हमने पढ़ा है, उन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम इसको बहुत ही डिटेल में, और मतलब हम दूसरे क्वेश्चंस के साथ इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। मतलब अब मैं दूसरे टॉपिक के क्वेश्चंस लेके आऊंगी। आज ज़्यादातर क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम और सेल के थे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो मिक्स क्वेश्चंस थे। बट नेक्स्ट क्लास में भी हम इसी तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू क्लास।